गुड इवनिंग। आज फिजिक्स 11th क्लास में बहुत अच्छा टॉपिक है, चैप्टर 6 है ना। यानी एनसीईआरटी बुक में चैप्टर नंबर 6 होगा और उसमें है सेंटर ऑफ मास। टॉपिक जो है वो सेंटर ऑफ मास का एक्सप्रेशन थोड़ा सा बताएंगे। सिस्टम ऑफ 2 पार्टिकल, सिस्टम ऑफ 3 पार्टिकल, सिस्टम ऑफ n पार्टिकल और डिफरेंट शेप का कोई बॉडी है उसका सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा, कुछ इस पर बात करेंगे। ठीक है, तो आज का टॉपिक है सेंटर ऑफ मास। चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो नोटिफिकेशन मिलता रहेगा नए वीडियो का। समझने के लिए स्टार्ट से लास्ट तक बने रहना पड़ेगा। तो टॉपिक है आज का सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास क्या होता है सुनिए। किसी बॉडी का सेंटर ऑफ मास वो पॉइंट होता है जहाँ पर उस बॉडी के इंटायर मास को हम कंसंट्रेट मान सकें। किसी भी बॉडी का सेंटर ऑफ मास वो पार्टिकल होगा, यानी वो पॉइंट होगा जहाँ पर उस बॉडी के पूरे मास को कंसंट्रेट माने, है ना। किसी बॉडी का जो पूरा मास होता है किसी पॉइंट पर फिक्स होता है, कि जैसे इस बॉडी का मास यदि हम यहाँ पर बीच में ऐसे जगह पर रख देंगे कि ये पेन नहीं गिरेगी, इधर उधर नहीं जाएगी, तो ये समझ लेना कि वो पॉइंट क्या है, सेंटर ऑफ मास है। ये यदि हम यहाँ पर रखे हैं, इधर उधर पूरा बैलेंस बना है, इसका मीन्स हुआ कि इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ पर है। ठीक है ना। तो किसी बॉडी का सेंटर ऑफ मास वो पॉइंट होता है जहाँ पर उस बॉडी के पूरे मास को कंसंट्रेट मान सकें। ठीक है ना, वो है सेंटर ऑफ मास। और सेंटर ऑफ मास डिफरेंट शेप की बॉडी का डिफरेंट होता है। जैसे यदि आपको बता दें, यदि मान लीजिए स्फीयर है, क्या है, स्फीयर है, तो इसका सेंटर ऑफ मास जो होगा ये सेंटर ही होगा। ठीक है ना, इसका सेंटर ऑफ मास जो है वो यही होगा। ठीक, ये। और यदि मान लीजिए ये कोनिक है, क्या है, कोनिक, और वो भी मान लीजिए होलो कोनिक है। ठीक है ना, होलो कोनिक है इस टाइप से, तो इसका जो सेंटर ऑफ मास होगा, इसका सेंटर यदि ये H है तो इसका सेंटर ऑफ मास जो है वो H/3 पर होगा। कोनिक, होलो कोनिक है तो, ठीक है ना। और यदि मान लीजिए ये कोनिक है और ये सॉलिड कोनिक है, क्या है, सॉलिड कोनिक है, तो इसका सेंटर ऑफ मास जो होगा H/4 पर होगा। फ्रॉम बेस, कहाँ से, फ्रॉम बेस से इतनी हाइट पर होगा, फ्रॉम बेस। ये जो लिखा गया है वो कहाँ से लिखा गया है, बेस से। ठीक है ना, न दिख रहा हो तो ये लिख देते हैं H/4 फ्रॉम बेस, H/3 फ्रॉम बेस, यहाँ से H/3 पर। यानी ये कह दीजिए यदि H की वैल्यू मान लीजिए 12 है तो ये H/3 यानी 4 सेंटीमीटर पर। और यदि इसका H की वैल्यू मान लीजिए 12 है तो ये H/4 यानी 3 सेंटीमीटर पर। यानी इससे 3 सेंटीमीटर पर होगा, इससे 4 सेंटीमीटर पर। ये किसके लिए है, कोनिक, होलो कोनिक। और ये किसके लिए है, लिखा हुआ है सॉलिड कोनिक का। ठीक है ना। अब ये स्फीयर मान लीजिए आधे है, क्या है, हो हाफ स्फीयर, इस हाफ स्फीयर है या सेमी स्फीयर जो भी कहिए, सेमी स्फीयर। तो इसका जो सेंटर ऑफ मास होगा,
सेंटर ऑफ मास आर 3/8 ये, यदि इसकी रेडियस पता हो तो 3/8 पर इसका सेंटर ऑफ मास होगा। यदि इसकी रेडियस पता हो तो 3/8 इंटू आर रेडियस पर सेंटर ऑफ मास होगा। ये h/4 ये तो डिफरेंट शेप के लिए है ना, कोई डिस्क है तो सेंटर पर होता है, कोई क्यूब है, क्यूबाइड है तो उसके डायगोनल के इंटरसेक्शन पॉइंट पर होता है। तो ये डिफरेंट शेप के लिए सेंटर ऑफ मास की ये बात रही, ठीक है ना। अब यहाँ पर तो ये अब यहाँ पर होता क्या है, सेंटर ऑफ मास में जैसे मान लीजिए सेंटर ऑफ मास सिस्टम ऑफ टू पार्टिकल, ये समझ लिए, याद रखिएगा स्फीयर का सेंटर वो उसका सेंटर है होता है, होलोकोनिक का सेंटर बेस से h/3 हाइट पर होता है ना, h/3 पर, ये h/4 पर, यह हाफ से स्फीयर है तो उसका सेंटर ऑफ मास रेडियस का 3/8 टाइम्स होता है। क्यूबाइड क्यूब का होता है उसे डायगोनल का इंटरसेक्शन पॉइंट की, डिस्क है तो सेंटर पर होता है। तो ये सब आप देख सकते हैं और भी डिटेल में, ठीक है ना। अब यहाँ पर कोई पार्टिकल है, कोई सिस्टम है टू पार्टिकल्स का, तो उसके लिए सेंटर ऑफ मास कैसे लाएंगे देखिएगा। इसके लिए देखिए पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ ए सिस्टम ऑफ टू पार्टिकल्स। इसके लिए देखिए हम दो पार्टिकल लेते हैं, एक पार्टिकल हो गया ए, दूसरा पार्टिकल हो गया बी, और ये दोनों पार्टिकल एक्स एक्सिस में हैं। ओरिजिन से इसका डिस्टेंस जो है वो x1 है, और ओरिजिन से इसका डिस्टेंस मान लो क्या है x2 है, और ये इसका सेंटर ऑफ मास है, और यहाँ से इसका डिस्टेंस क्या है x है। ये एक m1 मास का पार्टिकल है, m2 मास का पार्टिकल है, x बाई लाइन पर हैं, और ओरिजिन से डिस्टेंस x1 है, ओरिजिन से इसका डिस्टेंस x2 है, और सेंटर ऑफ मास जो है वो x डिस्टेंस पर है ओरिजिन से, ठीक है। पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ सिस्टम ऑफ टू पार्टिकल, तो दो पार्टिकल ए बी लिए गए और उनका मास m1 m2 है, दोनों x लाइन पर हैं, x एक्सिस में हैं। ओरिजिन से एक x1 डिस्टेंस पर है, दूसरा x2 डिस्टेंस पर है, और यदि ये C सेंटर ऑफ मास है तो यहाँ पर m1 इंटू CA और m2 इंटू CB बराबर होंगे, हैं। यहाँ पर हम ये कह रहे हैं इफ C इज द सेंटर ऑफ मास, देन यहाँ पर m1 इंटू CA इक्वल टू m2 इंटू CB होगा। ये यदि C इसका सेंटर ऑफ मास है तो m1 इंटू CA और m2 इंटू CB इक्वल होंगे। अब बताना m1 CA को क्या लिख सकते हैं यहाँ से यहाँ तक, तो x माइनस x1 यानी x माइनस x1, और m2 CB को क्या लिख सकते हैं x2 माइनस x, ये x2 है, x2 माइनस x इंटू कर दो m1 x माइनस m1 x1 इक्वल टू m2 x2 माइनस m2 x, x को एक तरफ, m1 x प्लस m2 x इक्वल टू m2 x2 प्लस m1 x1 ट्रांसपोज कर लिया, x कॉमन m1 प्लस, इसको पहले लिख देते हैं m1 x1 प्लस m2 x2, x इक्वल टू m1 x1
प्लस m2 x2 अपॉन m1 प्लस m2। ये हो गया पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ ए सिस्टम ऑफ टू पार्टिकल्स। ठीक है, इसमें मास ऑफ बोथ पार्टिकल्स आर सेम, दैट इज m1 इक्वल टू m2 इक्वल टू m, ये कह दीजिए। देयरफॉर क्या हो जाएगा, इन वैल्यू को यहाँ रख देते हैं तो x इक्वल टू mx1 प्लस mx2 अपॉन m प्लस m, m कॉमन कर देंगे तो x1 प्लस x2 अपॉन 2m, ये इससे कैंसिल हो गया तो x इक्वल टू x1 प्लस x2 अपॉन 2। इससे ये पता चलता है कि यदि सेम मास के दो पार्टिकल हैं एक लाइन पर हैं, सेम मास के दो पार्टिकल हैं एक लाइन पर हैं, तो उनका जो सेंटर ऑफ मास होगा सेंटर ऑफ मास उसके बिल्कुल मिडिल में होगा। यदि m1 m2 दोनों का मास सेम है तो इन दोनों का सेंटर ऑफ मास बिल्कुल मिडिल में होगा, ये कहता है। ठीक है ना। तो पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ ए सिस्टम ऑफ टू पार्टिकल्स, तो ये हमने क्या किया, ए बी दो पार्टिकल लिया, एक्स एक्सिस में m1 m2 मास का, ओरिजिन से डिस्टेंस x1 x2 ले लिया, सेंटर ऑफ मास सी को x डिस्टेंस पर माना तो x की वैल्यू ऐसे आएगी। ठीक है ना। इसके बाद पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ ए सिस्टम ऑफ थ्री पार्टिकल, पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ ए सिस्टम ऑफ थ्री पार्टिकल्स in a plane। Position of center of mass of a system of three particles in a plane। तो इसके लिए देखिए क्या करेंगे, ये रहा x बाई प्लेन, यहाँ पर हम तीन ठो पार्टिकल लेते हैं। एक पार्टिकल है जिसका मास है m1, दूसरा पार्टिकल है जिसका मास है m2, तीसरा पार्टिकल है जिसका मास है m3। इसका पोजीशन x1 बाई 1, इसका पोजीशन कोऑर्डिनेट x2 बाई 2 और इसका x3 बाई 3 है ना। ए पार्टिकल, बी पार्टिकल और सी पार्टिकल, और इसका ये ए बी सी ये पॉइंट है और यहाँ सी इसका सेंटर ऑफ मास मान कर चल रहे हैं। ठीक है ना। क्या कहा हमने, सुनिएगा, है ना। पूरा यहाँ पर हम मान कर चलते हैं कि कंसीडर ए सिस्टम ऑफ थ्री पार्टिकल्स ऑफ मासेस m1 m2 एंड m3 हुज पोजीशन कोऑर्डिनेट x1 by 1 x2 by 2 x3 by 3। C is the position of center of mass of position coordinate x y, then x इक्वल टू क्या होगा। ठीक है ना। यानी आप ये देख रहे हैं कि इसका पोजीशन कोऑर्डिनेट क्या है, x1 बाई 1 है, और m2 वाले का पोजीशन कोऑर्डिनेट क्या है, x2 बाई 2 है, सब दिख रहा है। और m3 का पोजीशन कोऑर्डिनेट x3 बाई 3 है ना। ये पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, ये x बाई, ऐसा पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास सी x बाई, देन यहाँ पर क्या होगा, x इक्वल टू वही m1 x1 प्लस m2 x2 प्लस
m3x3 अपान m1 प्लस m2 प्लस m3। अब y इक्वल टू यही m1 y1 प्लस m2 y2 प्लस m3 y3 अपान m1 प्लस m2 प्लस m3। ये इक्वेशन फर्स्ट। इफ मास ऑफ ऑल पार्टिकल्स आर सेम, दैट इज m1 इक्वल टू m2 इक्वल टू m3 इक्वल टू m, ये कह दिया जाए तो क्या होगा? देखो ये सबको m लिख देंगे, सुन लो, लिख देंगे डायरेक्ट, बस इन सबको m लिख देंगे और फिर तो ये m मिलकर 3m हो जाएगा और m कॉमन ले लेंगे तो होगा क्या? लिख के दिखाना पड़ेगा। देन फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट x इक्वल टू mx1 प्लस mx2 प्लस mx3 अपान m प्लस m। अब इससे क्या होगा? इससे क्या होगा देखना, m कॉमन ले लोगे, ये m कॉमन और ये m 3m, देखो m कॉमन और ये 3m, तो m से m कैंसिल, तो बचेगा क्या? x1 प्लस x2 प्लस x3 अपान 3। और ऐसे ही y इक्वल टू होगा my1 प्लस my2 प्लस my3 अपान m प्लस m। इसमें भी तो ये क्या हो जाएगा? y इक्वल टू y1 प्लस y2 प्लस y3 अपान 3 हो जाएगा। ठीक है, ये आ जाएगा। तो x इक्वल टू x1 प्लस x2 प्लस x3 अपान 3, y इक्वल टू y1 प्लस y2 प्लस y3 अपान 3 आ जाएगा। ठीक है ना? तो ये है पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ सिस्टम ऑफ 3 पार्टिकल्स इन अ प्लेन। अब इसी को यदि पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ सिस्टम ऑफ है, पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ सिस्टम ऑफ n पार्टिकल, और n पार्टिकल का लेंगे तो स्पेस में लेना पड़ेगा। ठीक है ना? और n पार्टिकल के लिए आप अगर चैनल को सब्सक्राइब किए रहेंगे तो अगले वीडियो में जब उसका नोटिफिकेशन आएगा, है ना, तो आप उसको देख लीजिएगा। थैंक यू।